समय पक्ष, मैं टाइम फैक्टर की बात कर रहा हूँ आपसे। यदि मैं समय फैक्टर की आपसे बात करूँ तो मानव का जन्म एक निश्चित समय में हुआ। मानव का जो उद्भव हुआ वह उद्भव कहाँ हुआ? एक निश्चित समय में हुआ। तो समय वाला जो उद्भव का जो फैक्टर आया वो कौन सा फैक्टर आया? वो फर्स्ट फैक्टर आ गया कि सबसे पहले तो मानव का क्या हुआ? उद्भव हुआ, जन्म हुआ। उसके बाद में जन्म होगा तो ये कंडीशन मानव पूरी करेगा। उसके बाद में ही मानव का क्या होगा? विकास होगा। अब जब मानव का विकास होगा और मानव अपने विकास की गति को आगे बढ़ाएगा और मानव मेच्योर अवस्था में आ जाएगा तो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को संपादित करेगा। अर्थात संपूर्ण क्रियाकलाप तभी संपादित करेगा जब मानव का विकास होगा। तो मानव का जब विकास होगा तो विकास कब होगा? जब मानव का जन्म होगा। तो पहले मानव का जन्म होगा, उसके बाद में मानव का विकास होगा और विकास होने के बाद में जब मानव शेष अवस्था से बाहर निकल करके और मेच्योर किशोर अवस्था में आ जाएगा तब मानव संपूर्ण अपने क्रियाकलापों को क्या करेगा? संपादित करेगा। जो मानव के संपूर्ण क्रियाकलाप हैं उनको संपादित करने का कार्य करेगा। थोड़ा गर्म पानी। संपादित करने का कार्य करेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि उद्भव, विकास, संपूर्ण क्रियाकलाप एक निश्चित समय सारणी के अनुसार होते हैं। इनकी क्या होती है? एक निश्चित समय सारणी होती है। यानी इस समय सारणी को यदि आप और मैं यदि कहीं बीच में से गैप मेंटेन करते हैं तो मानव के ये जो विकास का क्रम है, मानव का जो ये समय यानी जो कालिक पक्ष है, इसके बीच में अंतराल आ जाएगा। तो या तो मानव का उद्भव नहीं होगा तो मानव का विकास कहाँ से होगा? जब मानव का विकास ही नहीं होगा तो मानव विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को कैसे संपादित करेगा? तो हम ये कह सकते हैं कि मानव ने विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम संपादित किए, उन कार्यक्रमों को संपादित करते समय मानव एक निश्चित समय सारणी में रहते हुए ही उन कार्यों को आगे बढ़ाता है। कालिक पक्ष के अंतर्गत विभिन्न क्रियाकलापों, कौन से पक्ष के अंतर्गत? कालिक पक्ष, जो मैंने इंडिकेट कर रखा है। देखिए आप, कालिक पक्ष के अंतर्गत जो कालिक पक्ष हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं। कालिक पक्ष के अंतर्गत विभिन्न क्रियाकलापों कालिक पक्ष के अंतर्गत मानव के क्या? मानव के विभिन्न क्रियाकलापों पर्यावरणीय समायोजन के समयबद्ध पर्यावरणीय समायोजन के पर्यावरणीय समायोजन के समयबद्ध विवरण आदि के साथ समयबद्ध विवरण आदि के साथ समयबद्ध विवरण यानी पर्यावरणीय समायोजन के समयबद्ध विवरण आदि के साथ, किसके साथ? आदि के साथ मानव भूगोल के तथ्यों को सम्मिलित करते हैं। यानी मानव भूगोल के तथ्यों को
मानव भूगोल के तथ्यों को क्या करते हैं, मानव भूगोल के तथ्यों को सम्मिलित करते हैं। इस विकास क्रम को कालिक अनुक्रमण कहते हैं। इस विकास यानी इस सम्मिलित करते, तथ्यों को सम्मिलित करते हैं, इस विकास अनुक्रम को या इस विकास क्रम को, इस विकास क्रम को कालिक अनुक्रमण, कालिक अनुक्रमण कहते हैं। यानी इस विकास का जो क्रम है, इस विकास के क्रम को क्या कहते हैं, कालिक अनुक्रमण। कौन सा अनुक्रमण, कालिक अनुक्रमण। यानी इसको हम क्या कहते हैं, कालिक अनुक्रमण कहते हैं। देखिए, यदि हम कालिक अनुक्रमण की मुख्य रूप से बात करें तो हमारे पास में जो तथ्य सामने आता है, यदि उसकी हम बात करते हैं, उस तथ्य की यदि हम बात करते हैं तो देखिए, ये रहा कालिक पक्ष। यानी कालिक पक्ष को हमने तभी आगे बढ़ाया है जब हमने कालिक पक्ष की क्या की है, डिटेल से व्याख्या की। मैंने क्या कहा था कि मानव का प्रत्येक कार्य एक समय सारणी के अनुसार संपादित होता है। चाहे मानव कैसा भी कार्य प्रारंभ करे, उसको सबसे पहले क्या होता है, उसके पास में समय का प्रबंधन होता है, समय का क्या होता है, नियोजन होता है। यदि समय के नियोजन और समय के प्रबंधन की बात करते हैं तो कालिक पक्ष के अंतर्गत विभिन्न क्रियाकलापों, यानी उसी समय ड्यूरेशन के अनुसार उसने जो समय को बांट रखा है उसी के अंतर्गत, यानी समय के जो उसने टाइम के फेज बना रखे हैं, जो उसके फेज है ना, उन फेज के अनुसार हम बात कर रहे हैं, उन स्टेप के अनुसार बात करते हैं। विभिन्न क्रियाकलाप यानी कालिक पक्ष के अंतर्गत विभिन्न क्रियाकलाप, जो मानव का काल का पक्ष है, जो समय का उसने, मैं आप एक बार इसको अलग से इंडिकेट कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। कालिक पक्ष के अंतर्गत, तो मैं इसको यहां नीचे ला के देखिए, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। यानी समय सीमा के अनुसार, किसके अनुसार, समय सीमा के अनुसार। यानी समय की एक क्या है, समय की एक सीमा है, उस समय की सीमा के अनुसार, यानी समय सीमा के अनुसार विभिन्न क्रियाकलापों, मानव के विभिन्न कार्य, क्रियाकलाप का मतलब वेरिएशन फंक्शंस मानव के, यानी विभिन्न क्रियाकलापों, पर्यावरणीय समायोजन। अब देखिए, मानव के समय सीमा के अनुसार मानव क्या करेगा, मानव विभिन्न क्रियाकलाप करेगा। किसको संपादित करेगा, मानव विभिन्न क्रियाकलापों को संपादित करेगा। किसको संपादित करेगा, विभिन्न क्रियाकलापों को संपादित करेगा। जब क्रियाकलापों को किसके अनुसार, समय के स्टेप के अनुसार, समय के फेज के अनुसार मानव विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को, मानव विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को संपादित करेगा। जब विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को संपादित करेगा, हाँ मैडम, मैडम मैं ऑनलाइन क्लास में हूँ, मैं तो फोन उठा ही लिया आपका। हाँ, तो समय सीमा के अनुसार की यदि हम बात करते हैं, हम समय सीमा के अनुसार की बात करते हैं तो मानव समय सीमा के अनुसार क्या करेगा, मानव समय सीमा के अनुसार उस समय को विभिन्न सीमाओं में बांटेगा, विभिन्न फेज में बांटेगा। उस समय के फेज होंगे, क्या फेज होंगे, समय सीमा के जो फेज होंगे, मान लीजिएगा मानव का प्रारंभिक जीवन उसकी शैशवावस्था में गया तो पहला फेज उसका खत्म हो गया। दूसरे फेज की हम बात करते हैं तो मानव का जो हमने पास में सेकंड फेज आया वह मानव का पढ़ाई लिखाई में उसका फेज चला गया। किसमें चला गया, उसके पढ़ाई लिखाई में उसका फेज चला गया। इसका मतलब समय की सीमा थी,
उसी सीमा में रह करके उसने काम किया है। किस में रह करके काम किया है? उसी सीमा में रह करके उसने काम किया है, एक समय की सीमा। तो मानव क्या करेगा? यानी विभिन्न समय सीमा के अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्य करेगा। अब जो क्रियाकलापों को करेगा, यानी जो क्रियाकलाप करेगा, देखिए मैं आपको एक बार इसको दोबारा मेंशन कर रहा हूं मैं, देखिए आप, यानी मानव विभिन्न प्रकार के क्या करेगा? क्रियाकलाप करेगा। अब मानव विभिन्न प्रकार के जो क्रियाकलाप करेगा, यानी मानव किसके अनुसार क्रियाकलाप करेगा? समय के अनुसार, समय का विभाजन करके, समय का विभाजन करके विभिन्न प्रकार के क्या करेगा? कार्य करेगा। जब विभिन्न प्रकार के मानव कार्य करेगा तो मैं आपसे बात करूं, क्रियाकलाप जो मानव कर रहा है वह क्रियाकलाप वैसे ही क्रियाकलाप करेगा कि जिस स्थान पर मानव का हैबिटेट जोन है, मानव का निवास क्षेत्र है, यदि वो उस निवास क्षेत्र के बाहर जाकर के वो किसी प्रकार का कार्य नहीं कर सकता, तो क्रियाकलाप जब भी करेगा तब मानव पर्यावरण से क्या करेगा? तब मानव पर्यावरण से समायोजन करेगा। क्या करेगा? तब मानव पर्यावरण से समायोजन करेगा। कैसे? अब पर्यावरण से समायोजन को यहाँ अपन डिटेल से देख लेते हैं। आप समझिए, देखो इसको कॉन्सेप्ट को समझिए। जब वो पर्यावरणीय समायोजन करेगा तो पर्यावरणीय समायोजन का क्रियाकलाप के साथ पर्यावरण का समायोजन, यानी क्रियाकलाप के साथ पर्यावरण का समायोजन कैसे होगा? मान लीजिएगा कि मानव कहाँ पर रहता है? मानव शीत प्रदेश में रहता है। अब मानव शीत प्रदेश में रहता है और मानव शीत प्रदेश में रह करके वहाँ पर क्या करे कि साहब मैं तो जिस प्रदेश में रहता हूँ वो मेरा जोन कौन सा है? वो मेरा शीत जोन है, शीत कटिबंधीय क्षेत्र है, और मैं तो वहाँ पर क्या करूँगा? कृषि करूँगा। लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि मानव जिस शीत जोन में रहता है, शीत प्रदेश में रहता है, वहाँ का धरातल, कहाँ का धरातल? मानव जिस शीत जोन में रह रहा है, जिस ध्रुव के आसपास में रह रहा है, वहाँ का धरातल की भूमि कैसी है? तुषारापात युक्त भूमि है। कैसी भूमि है? तुषारापात युक्त भूमि है। जब वहाँ की भूमि तुषारापात युक्त है, कैसी है? तुषारापात युक्त भूमि है वहाँ की। इसका मतलब तुषारापात भूमि होती कौन सी है? तुषारापात भूमि कौन सी होती है? मैं आपसे बात करूं, तुषारापात जिसको कहते हैं परमाफ्रास्ट, कौन सी भूमि? जिसको हम कहेंगे कौन सी भूमि? परमाफ्रास्ट। यानी वह भूमि कौन सी होगी? परमाफ्रास्ट। परमाफ्रास्ट भूमि, तुषारापात भूमि, तो एक ही शब्दावली है। अब देखिए कौन सी भूमि को हम वो भूमि कहेंगे परमाफ्रास्ट वाली है, तुषारापात भूमि? आर्कटिक और उप आर्कटिक क्षेत्रों में। एक तो कौन सा क्षेत्र? एक तो हमारे पास में क्षेत्र आता है आर्कटिक, आर्कटिक व उप आर्कटिक क्षेत्रों में, आर्कटिक व उप आर्कटिक क्षेत्रों में स्थायी रूप से बर्फ का, स्थायी रूप से बर्फ का जमाव, स्थायी रूप से बर्फ का जमाव, अर्थात आर्कटिक और उप आर्कटिक क्षेत्रों में स्थायी रूप से बर्फ का जमाव वाली भूमि तुषारापात भूमि या परमाफ्रास्ट वाली भूमि के नाम से जानी जाती है। तो क्या मानव वहां पर कार्य कर सकता है? क्या ऐसी कंडीशन मानव के पास में बने, ऐसी जो फिजिकल जो टर्मोलॉजी बनी, जो शब्दावली आई है, क्या मानव उस पोलर वाले क्षेत्र में, शीत प्रदेश वाले क्षेत्र में कार्य कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि मानव जो कार्य कर रहा है वह कार्य किसके अनुसार नहीं है? वह कार्य वहाँ के पर्यावरण के साथ समायोजन नहीं कर रहा है, वह कार्य वहाँ के पर्यावरण के साथ एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है। तो ये भी एक मानव भूगोल का क्या है? उद्देश्य है।
समायोजन के समयबद्ध विवरण आदि के साथ मानव भूगोल के तथ्यों को सम्मिलित करते हैं। ये जो विकास क्रम आया, ये जो समय का जो बाउंडेशन आया, ये जो समय का विभिन्न प्रकार के फेज आए, जो विभिन्न ये समय के विभिन्न प्रकार के ये चरण आए, यदि मैं इन चरणों की बात करता हूँ तो मुख्य रूप से यह चरण समय के जो ये फेज हैं, समय के ये जो चरण हैं, यदि मैं इन चरणों की बात करूं तो यह यानी एक समय का जो लंबा समय का जो टाइम ड्यूरेशन है, हम इस समय के लंबे टाइम ड्यूरेशन को हमने फेज में, स्टेप में, यानी एक निश्चित समय की एक अवधि में हमने इनका क्या कर रखा है, बंटवारा कर रखा है। तो मानव कालिक पक्ष का मतलब समय सीमा के अनुसार, मानव का जो काल का पक्ष है यानी जो टाइम ड्यूरेशन है, जो समय का पक्ष है, उस समय पक्ष के अनुसार की मैं बात करूं तो मानव विभिन्न प्रकार के यानी समय के अनुसार अपने क्रियाकलापों का विभाजन करता है। क्रियाकलापों का विभाजन तो समय के अनुसार कर लेता है, लेकिन वह समय के अनुसार संपादित नहीं होते। संपादित किसके अनुसार होंगे? पर्यावरणीय समायोजन के अनुसार। जो पर्यावरण का क्या होता है, समायोजन होता है, उस समायोजन के अनुसार वह मानव के कार्य क्या होंगे, संपादित होंगे। ठीक है ना। तो कालिक पक्ष के अंतर्गत, कौन से पक्ष के अंतर्गत? कालिक पक्ष के अंतर्गत विभिन्न क्रियाकलापों और उसके साथ साथ यानी उसके क्रियाकलाप किसके अनुसार समायोजित होंगे, वहाँ के पर्यावरण के अनुसार समायोजित होंगे। और मानव इन कार्यों का विभाजन कैसे करेगा? मानव इन कार्यों का विभाजन समय के अनुसार करेगा। मानव जब इन कार्यों का विभाजन समय के अनुसार करेगा, कालिक पक्ष के अनुसार जब मानव कार्य का विभाजन करेगा तो वह उसका समयबद्ध विवरण होगा, स्टेप बाय स्टेप समय का विवरण होगा, डिटेल होगी। ठीक है ना। के साथ मानव भूगोल के तथ्यों को सम्मिलित करते हैं। कौन से भूगोल के तथ्यों को सम्मिलित करते हैं? मानव भूगोल के तथ्यों को सम्मिलित करते हैं। और जो फेज बाय फेज, जो स्टेप बाय स्टेप मानव ने जो समय के विकास क्रम को जो शामिल किया है विभिन्न क्रियाकलापों में पर्यावरणीय समायोजन के अनुसार, उसको ये हम क्या कहते हैं? कालिक अनुक्रमण कहते हैं। वही क्या कहलाता है? कालिक अनुक्रमण के नाम से जाना जाता है। तो एक तो कालिक पक्ष यानी समय का विभाजन, समय विभाजन के बाद में मानव के क्रियाकलाप, और मानव के क्रियाकलापों के बाद में हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं वहाँ के पर्यावरणीय समायोजन की। वहाँ का जो पर्यावरणीय क्या है, समायोजन है, उसकी हम बात करना चाह रहे हैं आपसे। मानव का जो उद्देश्य है, इस उद्देश्य वाले पक्ष को यदि हम आगे बढ़ाते हैं तो हमारे पास में जो अगला जो फेज निकल के आता है, यदि हम उस फेज की बात करें कि अगला मानव का उद्देश्य क्या, मानव भूगोल तथ्य के विकास क्रम को समयबद्ध प्रस्तुत करता है। मानव भूगोल तथ्यों के विकास क्रम को, मानव भूगोल तथ्यों के मानव भूगोल तथ्यों के विकास क्रम को, किसको? तथ्यों के विकास क्रम को, मानव भूगोल तथ्यों के विकास क्रम को समयबद्ध प्रस्तुत करता है। समयबद्ध विकास क्रम को समयबद्ध प्रस्तुत करता है। यानी मानव भूगोल तथ्यों के विकास क्रम को समयबद्ध, क्या? समयबद्ध प्रस्तुत करता है, जो मानव भूगोल का उद्देश्य है। जो मानव भूगोल, क्या?
जो मानव भूगोल का उद्देश्य है। जो क्या है? जो मानव भूगोल का उद्देश्य है। जो तथ्य हैं उन तथ्यों को मानव भूगोल किस आधार पर प्रस्तुत करता है? उन तथ्यों को मानव भूगोल जो प्रस्तुत कर रहा है वह प्रस्तुत करता है समयबद्ध। कौन से तरीके से? समयबद्ध उन तथ्यों को प्रस्तुत करता है। मानव भूगोल तथ्यों के विकास कर को समयबद्ध प्रस्तुत करता है, जो मानव भूगोल का उद्देश्य है। मानव भूगोल का उद्देश्य क्या है? मानव भूगोल का उद्देश्य यह है कि मानव से जुड़े हुए तथ्य, मानव से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के पक्ष, मानव से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के फैक्टर, जब मानव से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के, यदि मैं फैक्टर्स की बात करूं, विभिन्न प्रकार के तथ्यों की बात करूं, तो भूगोल उन विभिन्न प्रकार के तथ्यों को किसके अनुसार प्रस्तुत करता है? विकास क्रम के अनुसार। यानी तथ्य तो मानव भूगोल क्या करेगा? प्रस्तुत करेगा ही करेगा, लेकिन ध्यान किसका रखेगा? विकास क्रम का। विकास क्रम समयबद्ध प्रस्तुत करता है। जो विकास का क्रम होता है वह विकास का क्रम समय के आधार पर उसका विभाजन करेगा कि सबसे पहले जो इसका फेज है वह कौन सा समय आना चाहिए, उसी समय के अनुसार। यानी मानव भूगोल तथ्यों के विकास क्रम समयबद्ध, तथ्यों के विकास क्रम को समयबद्ध प्रस्तुत करता है। तथ्यों के विकास क्रम को समयबद्ध प्रस्तुत करता है, जो मानव भूगोल का उद्देश्य है। तो मानव भूगोल का एम क्या है? मानव भूगोल का उद्देश्य है क्या? तथ्य प्रस्तुत करना। मानव भूगोल किसको प्रस्तुत करेगा? मानव भूगोल तथ्यों को प्रस्तुत करेगा। और मानव भूगोल तथ्य किसके अनुसार प्रस्तुत करेगा? विकास के क्रम के अनुसार करेगा कि सबसे पहले कौन सा विकास का क्रम आया, कौन सा फेज आया, विकास क्रम। और उस विकास क्रम के अनुसार जब तथ्यों को वो प्रस्तुत करेगा तो उसमें किसका ध्यान रखेगा? वो समयबद्धता का। किसका ध्यान रखेगा? समयबद्धता का। यानी उसमें टाइम का जो स्टेप होगा उस टाइम के स्टेप को ध्यान रखेगा। तो ये किसका प्रमुख उद्देश्य है? ये मानव भूगोल का प्रमुख उद्देश्य है कि मानव भूगोल के द्वारा जो भी तथ्य प्रस्तुत किए जाएंगे, मानव भूगोल के द्वारा जो भी तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं वो सारे तथ्य किसके अनुसार हैं? वो सारे विकास क्रम के समयबद्ध तरीके के अनुसार प्रस्तुत होंगे। और यही मानव भूगोल का क्या है? यही मानव भूगोल का प्रमुख उद्देश्य है। मानव भूगोल में स्थानिक वितरण को महत्वपूर्ण माना जाता है। मानव भूगोल में देखिए आप, मानव भूगोल में स्थानिक वितरण को महत्वपूर्ण माना जाता है। मानव भूगोल में स्थानिक वितरण को क्या माना जाता है? मानव भूगोल में स्थानिक वितरण को महत्वपूर्ण माना जाता है। स्थानिक वितरण के स्थानिक वितरण के कितने पक्ष हैं? स्थानिक वितरण के कितने पक्ष हैं? 3 पक्ष हैं। स्थानिक वितरण के 3 पक्ष हैं। आप देखिए, मानव भूगोल में स्थानिक वितरण को महत्वपूर्ण माना जाता है। स्थानिक वितरण के कितने पक्ष हैं? स्थानिक वितरण के 3 पक्ष हैं। सबसे पहला पक्ष, हम एक एक पक्ष की बात करते हैं और इस डिटेल पर आते हैं। सबसे पहला पक्ष है घनत्व। मैं यहीं इसको मेंशन कर लेता हूँ कि जो मेरे पास में जो पहला पक्ष आया, यदि मैं पहले पक्ष की बात करूं आपसे, तो मेरे पास में इसका जो पहला पक्ष आया
वह पहला पक्ष है नंबर 1 घनत्व। पहला पक्ष में जो मेरे पास में मुद्दा आ रहा है स्थानिक वितरण का, वह है मेरे पास में क्या, घनत्व। घनत्व। मेरे पास में दूसरे पक्ष में क्या आया, वितरण, डिस्पर्शन। और जो मेरे पास में तीसरा पक्ष आया वो क्या आया, प्रतिरूप। प्रतिरूप का मीन्स क्या होता है, पैटर्न। अब देखिए इसको अपन डिटेल से अध्ययन कर लेते हैं। यदि हम इसका डिटेल से अध्ययन करें मुख्य रूप से, तो हम डिटेल से अध्ययन कैसे करते हैं, आप इस पक्ष को 3 भागों में बांटिए। हमने 3 भागों में बांटा, जो हमारे पास में 3 फेज आए। तो 3 फेज हमारे पास में कौन से हैं कि मानव भूगोल में स्थानिक वितरण को महत्वपूर्ण माना जाता है। स्थानिक वितरण का मतलब स्थान विशेष का अंतरण, जिसको हम कोरोलॉजिकल कहते हैं। कौन सा शब्द कहते हैं, कोरोलॉजिकल, जिसको हम स्पिरिचुअल कह सकते हैं। स्थानिक का मतलब हम इसको स्पिरिचुअल भी कह सकते हैं कि स्थान विशेष के उन एलिमेंट्स के बारे में अध्ययन करना कि जिस स्थान विशेष पर वो पाए जाते हैं, जिस स्थान विशेष पर वो क्या होते हैं, जिस स्थान विशेष पर वह मुख्य रूप से पाए जाते हैं। मैं उस वितरण के अध्ययन की आपसे बात करना चाह रहा हूँ। उस स्थान विशेष के मैं वितरण की आपसे मैं बात करना चाह रहा था कि वह स्थान विशेष का वितरण क्या होता है। तो वह स्थान विशेष का जो अंतर हमारे पास में आया, उसमें अंतर की आपसे बात करूं कि स्थानिक वितरण को यानी स्पिरिचुअल डिस्ट्रीब्यूशन को मैं बात करूं, पहला जो हमारे पास में अंतर आता है वह पहला हमारे पास में यहाँ का अंतर आया है घनत्व। दूसरा जो हमारे पास में अंतर आया है, यदि मैं उस अंतर की आपसे बात करूं तो दूसरा हमारे पास में अंतर आ रहा है इसका वितरण, और तीसरा आ रहा है प्रतिरूप। अब देखिए हम एक कोई उदाहरण लेते हैं, कोई भी एनी वन उदाहरण ले लीजिएगा, आप कहीं का भी उदाहरण ले लीजिएगा। मान लीजिएगा अपने पास में कोई उदाहरण यह है, कोई उदाहरण यह है जिस उदाहरण के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कोई स्थान है। मान लीजिएगा मैं उस स्थान की बात करूं तो यह स्थान भारत है। मैं भारत की आपसे बात करूं, अब भारत हमने क्या लिया, एक स्थान लिया। अब मैं आपसे ये कहूं कि भारत में जनसंख्या घनत्व है, भारत में जनसंख्या का क्या घनत्व। घनत्व किसकी बात कर रहे हैं हम, जनसंख्या के घनत्व की बात कर रहे हैं। अब मैं ये कहूं कि भारत में जनसंख्या का वितरण है, भारत में किसका वितरण, भारत में जनसंख्या का वितरण, अर्थात जनसंख्या के आधार पर मैं वितरण की बात कर रहा हूँ। अब मैं कहूँ भारत में आदिवासियों का प्रतिरूप, मैं ये कहूँ आपसे आदिवासियों का प्रतिरूप। अब आप ये कहोगे कि साहब जनसंख्या पढ़ाते पढ़ाते आदिवास में कैसे, सेटलमेंट्स में कैसे आ गए, लेकिन आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि इसका जो संबंध है, यह संबंध जो प्रतिरूप का जो पैटर्न का जो संबंध है, यानी सेटलमेंट जो पैटर्न का संबंध है, आदिवास संबंधी जो आवश्यकताएं महसूस होती हैं वो किसको महसूस होती हैं, वह मानव को महसूस होती हैं। जब मानव को आदिवास संबंधी आवश्यकताएं महसूस होती हैं, कौन सी आवश्यकताएं महसूस हो रही है मानव को, जब मानव को आदिवास संबंधी आवश्यकताएं महसूस हो रही हैं तो मानव उसके अनुसार क्या कर रहा है, मानव उसके अनुसार जो करना चाह रहा है वो यह करना चाह रहा है कि मानव ने वहाँ के पर्यावरणीय परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए वहाँ की परिस्थितियों के साथ एडजस्टमेंट करने का या समायोजन करने का कार्य किया। जब वहाँ पर समायोजन करने का कार्य किया, जब एडजस्टमेंट करने का काम किया, उसके बाद में ही मानव ने वहाँ के फिजिकल स्ट्रक्चर को और वहाँ के जो क्लाइमेट की जो कंडीशन है, जलवायु की जो स्थिति है, उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ पर आदिवास के पैटर्न को, आदिवास के प्रतिरूप को तैयार किया। यदि मैं एक इसी उदाहरण के साथ आगे बढ़ूँ, मैं भारत में थार के मरुस्थल की बात करूं तो भारत के पश्चिम में जो थार का मरुस्थल स्थित है,
जो भारत के भौतिक विभाग के रूप में एक